चलिए बात करते हैं 16वीं सदी की। एक ऐसा दौर जब दुनिया एक नई करवट ले रही थी और इस बदलाव की कमान थी दो ऐसे शहंशाहों के हाथ में जो भले ही हजारों मील दूर थे, लेकिन जिनकी तकदीर और तरीके बहुत मिलते जुलते थे। एक तरफ हिंदुस्तान में मुगल बादशाह अकबर और दूसरी तरफ तुर्की में ऑटोमन सुल्तान सुलेमान। ये सिर्फ दो नाम नहीं हैं, बल्कि हम इन्हें एक ही सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं, जिन्होंने अपनी तलवार, अपने कानून और अपनी तहजीब से मॉडर्न दुनिया की नींव रखी। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये दोनों कोई अलग अलग जमाने की कहानियां नहीं है, बल्कि एक ही वक्त की हकीकत थे। जब सुलेमान का साम्राज्य अपनी बुलंदी पर था, ठीक उसी वक्त हिंदुस्तान में एक नौजवान अकबर अपनी सल्तनत की बागडोर संभाल रहा था। जरा सोच कर देखिए, पूरे 10 साल तक दुनिया के मंच पर ये दो विशाल साम्राज्य एक दूसरे के समानांतर खड़े थे। और ये मत समझिए कि ये कोई छोटे मोटे राज्य थे, बिल्कुल नहीं। एक तरफ सुलेमान का ऑटोमन साम्राज्य था जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका यानी तीन तीन महाद्वीपों तक फैला हुआ था। तो दूसरी तरफ अकबर का विशाल मुगल साम्राज्य था जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी पकड़ बना रहा था। इन दोनों ने मिलकर उस सदी में दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर हुकूमत की और करोड़ों लोगों की तकदीर लिख रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े साम्राज्य आखिर बने तो बने कैसे? जवाब सीधा और साफ है, तलवार के दम पर। दोनों ही कमाल के रणनीतिकार थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनकी तलवारों की दिशा, उनका फोकस बिल्कुल अलग था। सुलेमान की नज़र यूरोप पर टिकी थी। उन्होंने बेलग्रेड और रोड्स जैसे ईसाई धर्म के मजबूत किलों को फतह किया और वियना के दरवाजों तक जा पहुंचे। वहीं अकबर का सपना था पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे लाना। उन्होंने मालवा से लेकर बंगाल और कश्मीर तक एक एक करके रियासतों को मुगल सल्तनत का हिस्सा बना लिया। सुलेमान का विजन कितना बड़ा था इसका अंदाजा उनके अपने ही शब्दों से लग जाता है। मतलब वो खुद को सिर्फ एक सुल्तान नहीं मानते थे, वो खुद को फारस का शाह, रोम का सीजर और मिस्र का सुल्तान मानते थे। ये उनकी ग्लोबल सोच को दिखाता है कि वो अपनी हुकूमत को कितना विशाल और ताकतवर समझते थे। लेकिन देखिए, साम्राज्य जीत लेना एक बात है और उसे चलाना, उसे संभालना बिल्कुल दूसरी। तो अब आते हैं उनके शासन की सबसे बड़ी चुनौती पर। अलग अलग तरह के अनगिनत लोगों पर राज कैसे किया जाए। जरा सोचकर देखिए ये चुनौती कितनी बड़ी होगी। एक ऐसा साम्राज्य जिसमें अलग अलग जबानें बोलने वाले लोग हों, अलग अलग ईश्वर को मानने वाले लोग हों और जिनके रस्मों रिवाज भी बिल्कुल जुदा हों। तो सुलेमान और अकबर दोनों के सामने यही सबसे बड़ा सवाल था। इतने सारे फर्कों के बावजूद इस विशाल साम्राज्य को एक साथ एक मजबूत डोर में कैसे बांधा जाए। सुलेमान का जवाब बड़ा प्रैक्टिकल था। उन्होंने लागू किया मिलेट सिस्टम। इसका सीधा सा मतलब ये था कि यहूदी और ईसाई समुदाय अपने अंदरूनी मामले जैसे शादी ब्याह या विरासत अपने धार्मिक कानूनों के हिसाब से खुद ही सुलझा सकते थे। बस दो शर्तें ही, साम्राज्य के वफादार रहना और वक्त पर टैक्स चुकाना। सीधा सा हिसाब था। वहीं दूसरी तरफ अकबर का रास्ता इससे थोड़ा अलग और कह सकते हैं कि ज्यादा फिलोसॉफिकल था। उन्होंने सुलह एक कुल की नीति अपनाई, जिसका मतलब था सबके लिए शांति। उन्होंने न सिर्फ गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स खत्म कर दिया, बल्कि अपने प्रशासन में हर धर्म के काबिल लोगों को ऊंचे ऊंचे पद भी दिए। उनका मकसद एक ऐसा स्टेट बनाना था जहां धर्म किसी की पहचान का पैमाना ना हो। तो यहीं पर हमें इन दोनों के गवर्नेंस स्टाइल का सबसे बड़ा फर्क साफ साफ नजर आता है। एक तरफ सुलेमान थे जिन्होंने अलग अलग समुदायों को अपनी पहचान बनाए रखने की आज़ादी दी, यानी एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच। और दूसरी तरफ अकबर थे जिन्होंने सबको एक सेंट्रल सिस्टम के तहत लाकर एक कॉमन पहचान बनाने की कोशिश की। रास्ते अलग थे पर मंजिल दोनों की भी एक ही थी, एक मजबूत और टिकाऊ साम्राज्य। लेकिन इन शहंशाहों की कहानी सिर्फ जंग और सियासत तक ही सीमित नहीं है। उनका दौर कला, साहित्य और आर्किटेक्चर के लिए भी एक सुनहरा दौर, एक गोल्डन एज साबित हुआ। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि जो सुल्तान दुनिया जीत रहा था वो दिल से एक शायर भी था। उनकी ये लाइनें बताती हैं कि सल्तनत और जंग के शोर से परे वो सुकून और रूहानियत को कितनी अहमियत देते थे। ये एक विजेता के चोगे में छिपे एक फिलोसोफर की आवाज है। और अकबर, उन्होंने खुद लिखने के बजाय अपने दौर के सबसे तेज दिमागों को अपने पास इकट्ठा किया। उनके नवरत्न यानी 9 हीरे किसी एक फील्ड में नहीं बल्कि हर फन में माहिर थे।
इतिहासकार अबुल फजल से लेकर संगीत के उस्ताद तानसेन तक और सलाहकार बीरबल से लेकर फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल तक, अकबर का दरबार उस जमाने का सबसे बड़ा टैलेंट हब था। और इनकी ये छाप सिर्फ कागजों और महफिलों तक ही नहीं रही। दोनों ने आर्किटेक्चर की ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज भी शान से खड़ी है। सुलेमान ने कॉन्स्टेंटिनोपल यानी आज के इस्तांबुल को शानदार मस्जिदों और इमारतों से सजाया, तो वहीं अकबर ने फतेहपुर सीकरी जैसा एक पूरा का पूरा शहर बसा दिया और आगरा के किले को वो शान बख्शी जो आज भी हम देखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इनकी विरासत की। आखिर इतिहास इन दो महान शासकों को कैसे याद रखता है? और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये है कि उनकी विरासत इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें कौन याद कर रहा है। पश्चिम के लिए सुलेमान अपनी शानो शौकत की वजह से द मैग्निफिसेंट थे, लेकिन उनके अपने लोग तुर्की में उन्हें कानूनी कहते हैं, यानी कानून बनाने वाला। और अकबर, उन्हें उनकी सैन्य जीत, कुशल प्रशासन और दूरदर्शी सोच, इन सबके लिए बस एक ही टाइटल मिला, अकबर द ग्रेट, यानी अकबर महान। तो आखिर में सवाल यही आके रुकता है कि किसी शासक की महानता को असल में क्या चीज़ तय करती है? क्या वो जीती हुई जंगें हैं, क्या वो बनाए हुए कानून हैं, या फिर अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों को एक साथ लेकर चलने की कला? सुलेमान और अकबर की जिंदगी हमें कोई एक सीधा जवाब नहीं देती, बल्कि ये दिखाती है कि शायद असली महानता इन तीनों चीज़ों के सही संतुलन में ही छुपी है। एक ऐसा सवाल जो 16वीं सदी में जितना जरूरी था, उतना ही आज भी है।